स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके आ रहे हैं आपके सामने और उस चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। ये आपके 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर और ये बेसिक चैप्टर भी है, क्योंकि अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया तो आपके रिमेनिंग पूरे 11 और 12 स्टैंडर्ड में डायमेंशन, यूनिट, ये जो प्रॉब्लम आपको बचपन से होगी, ये सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको यही मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो उन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको डायमेंशन आता ही आता है और कई बार आपको एमसीक्यूज में किसी कॉम्प्लिकेटेड टर्म का यूनिट भी पूछा जाता है। तो हम लोग इस चैप्टर को बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप इस चैप्टर की पूरी सीरीज को, जिसमें मैं हर एक टॉपिक को प्रॉपरली, इसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी ऐड करूंगा हर टॉपिक के साथ साथ, और हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने की भी पूरी अच्छे से कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करें। इस चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। अगर आप चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो चैप्टर के सबसे स्टार्टिंग आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनको आप मेजर कर सकते हो। आप मेजर की क्वांटिटीज को कर सकते हो, जिन क्वांटिटीज को आप टच कर सकते हो, जिन क्वांटिटीज को आप देख सकते हो, जिन क्वांटिटीज को आप देख ही नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो, उनको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है एयर। एयर को हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ इसे फील कर सकते हैं। इसलिए ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग मेजर नहीं कर सकते और उन्हें हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में नहीं डाल सकते। तो आपको ये चीज याद रखनी है, फिजिकल क्वांटिटी मतलब मेजरेबल क्वांटिटी, जिनको आप मेजर कर सकते। उसी का मैंने एक दूसरा डेफिनेशन भी दिया है कि वो सभी क्वांटिटीज जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं दो तरीके से, एक डायरेक्टली या दूसरा इनडायरेक्टली। अगर आप डायरेक्टली की बात करोगे तो जिसे देखते बराबर है आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल, किसी का आपको वेट करना है तो वेट के लिए हमारे पास क्या है, तराजू रहता है, अलग अलग मेजरिंग सिस्टम रहते हैं। आप डायरेक्टली अपने उस वेट को या खुद को अगर अपने आप खड़े करते हो मेजरेबल क्वांटिटी के सामने, तो तुरंत आपको आपका वजन मिल जाता है। उसके लिए आपको कोई और काम यहाँ करने की जरूरत नहीं है, या फिर फिजिक्स का कोई नियम या कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब वो सारे क्वांटिटीज कैसे है, डायरेक्ट रहते। अगर आपको कहीं ऐसी क्वांटिटी पूछी गई है जिसको आप देखकर या फिर किसी चीज के ऊपर आप मेजर करके डायरेक्टली नहीं बता सकते, जिसके आंसर के लिए आपको फिजिक्स का कोई नियम, कोई फॉर्मूला या किसी कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है, उन सारे क्वांटिटीज को हम लोग इनडायरेक्ट मेजर करते हैं। अब इनडायरेक्ट मेजर में एग्जाम्पल देख लो। जैसे हम अपने घर से निकले और किसी ने आपको पूछा कि तुम अपने घर से क्लास जा रहे हो व्हीकल से, तो तुम्हारी एवरेज स्पीड कितनी है? सिंपल लॉजिक है, कोई पूछ सकता है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको सिंपल लॉजिक है। पहला, आप जब घर से निकल तो घर में दौड़ते रहते क्या या गाड़ी चलाते हैं क्या? नहीं। जब हम लोग गाड़ी में बैठे मतलब आपकी गाड़ी एक रेस करने के लिए यानी रुकी हुई है। जैसे ही गाड़ी को आप ऑन करते हो, एक्सीलेटर देते हो, आगे बढ़ते हो, मतलब गाड़ी मोशन में आ गई। अब उस मोशन में लाई हुई गाड़ी को तुम लोग क्लास में लाते हो, क्लास में लाने के बाद यानी यहाँ से निकले और यहाँ का तुम लोग उसको मोशन में रखते हो। यहाँ आने के बाद तुम्हारी गाड़ी फिर से क्या हो जाएगी, रेस्ट कंडीशन में। तो यहाँ से इनिशियल, यहाँ से फाइनल, और इससे यहाँ तक पहुंचने के लिए ये पूरा डिस्टेंस होता है। ये डिस्टेंस को कितना समय लगा ये निकाल लो। जैसे अपनी घड़ी देखी, घर से निकल गए हम लोग 10 बजे और यहाँ पे क्लास पहुंचे 10 को, यानी 10 मिनट का डिस्टेंस लगा। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो हो गया 6 से, आपको कितना हो जाएगा, 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 सेकंड हो जाएंगे। और आपका सपोज क्या है, डिस्टेंस सपोज 2.5 किलोमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, मतलब 2500 मीटर हो गया। और इसको डिवाइड कर लो तो इससे आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको स्पीड। और ये स्पीड भी आप अपने फ्रेंड को बता सकते हो तो मुझे यहाँ से आने के लिए यहाँ तक इतनी स्पीड में मैंने व्हीकल चला के लाया। अब इसमें एवरेज निकाल सकते हो, इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हो और भी बहुत सारे। बट मेरा बताने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको स्पीड या वेलोसिटी निकालनी थी, आपने देखा और पता भी अग्री के ऐसा तो किया नहीं। आपने दो क्वांटिटीज को दिया, उनको एक जगह पे रखना, उसमें फिजिक्स का फॉर्मूला लगाया और उसके बाद आपको उस वैल्यू का आंसर मिला। क्लियर हो गया? तो वो सारी क्वांटिटीज जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से मेजर की जाती है, उन सभी क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। बोर्ड में आपको एग्जांपल भी दिए गए हैं। मास, टाइम, ये डायरेक्ट क्वांटिटीज कहलाती है। फोर्स, वेलोसिटी, ऐसे ऐसे ये सभी के सभी इनडायरेक्ट क्वांटिटीज कहलाती है। यहाँ पर अगर आपको समझ में होगा तो मैंने आगे के टॉपिक यानी फिजिकल क्वांटिटीज को दो हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा उसका लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, और दूसरा हिस्सा लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस। डायरेक्शन मतलब क्या है कि कुछ क्वांटिटीज जो होती है वो डायरेक्शन को भी बताती हुई बताती है। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में आती है, फिर भी वो ऐसी क्वांटिटी कहलाती है कि आपको उसके लिए एक नाम भी दिया गया, टेंसर कर। इसी में मैं आपको समझा करूंगा। तो ये सब हो गई डायरेक्शन के आगे आने वाली
और यही नाम तो अभी मैं बताऊंगा, यही आपको वेक्टर नाम के चैप्टर में भी यही सारी शुरुआत होगी। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे समझ जाओगे तो वहां पे आपका बेसिक प्रॉब्लम जाएगा नहीं। और दूसरा जो है डिपेंडेंस, मतलब क्या है, कुछ क्वांटिटीज जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज पे, अब ये क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनको निकालने के लिए आपको किसी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर जरूरत नहीं। जैसे एग्जाम्पल अभी अपन ने फोर्स का लिया था, या आपने वेलोसिटी का एग्जाम्पल लिया था, बेस्ट एग्जाम्पल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको दो चीजों के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। पहली, आपका डिस्टेंस वाला मशीन, और दूसरा क्या पता होना चाहिए, आपका निर्धारित समय। ये जब तक आपको नहीं पता है तब तक आप क्या नहीं कर सकते, स्पीड नहीं निकाल सकते। तो ये दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड हो रही है। समझ में आ रहा है? जब कोई किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड करता है फिर की वैल्यू निकालने के लिए, उन सभी को दिया है क्वांटिटी। अब चलो थोड़ा डिटेल में सीख लेते हैं। यहाँ पे देखो, अगर आप बेसिक ऑफ डायरेक्शन की बात करते हो तो आपको तीन नाम दिए, एक स्केलर, एक वेक्टर और एक टेंसर। ये तीन क्वांटिटीज बचपन से हमें फिर आपने 8 9 स्टैंडर्ड में ये चैप्टर तक देखा होगा, तो आपने स्केलर वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा होगा। ये वो क्वांटिटी होती है स्केलर में कि जिनमें आपको मैग्नीट्यूड होता है। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, नंबर। उससे कोई लेन देन नहीं है, आप पश्चिम की तरफ जा रहे हो, उत्तर की तरफ जा रहे हो, या किसी दिशा में जा रहे हो, उसे सिर्फ चाहिए नंबर। अगर ऐसी कोई क्वांटिटी है जिससे सिर्फ नंबर से लेना देना होना है, उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल डिस्टेंस, हम लोग गाड़ी करते हैं, तो अगर आपके गाड़ी में मीटर होता है, वो मीटर आपको डिस्टेंस वाला है, ये डिस्प्लेसमेंट, सिंपल लॉजिक है डीसी का। अगर वो चीज डिस्प्लेसमेंट बताता, तो जैसे हम लोग घर से अपने अपने पूरा दिन भर का इधर उधर का काम करके घर पे ही वापस आएंगे, बराबर है? तो आपका इनिशियल पोजीशन कौन सा होगा, आपका फाइनल पोजीशन कौन सा होगा, घर। उस हिसाब से हमारी गाड़ी के मीटर पे कभी शून्य के ऊपर नंबर होना ही नहीं चाहिए। और हमारी गाड़ियों पे नंबर बढ़ता रहता है दो रोज का। यानी आज 100 है तो कल 120 है, फिर 130 है, 140 है। ये नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ता ही रहता है, ये नंबर खत्म नहीं होगा। मतलब वो सिर्फ डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, दिशा के बारे में उससे कोई लेन देन नहीं है। इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। एग्जाम्पल देख लीजिए कि आपका एग्जाम्पल है स्पीड, डिस्टेंस, ये सब क्या है, आपकी ऐसी क्वांटिटी है जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना रखती है, जिन्हें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करोगे तो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जानना है तो ये है कि उसमें नंबर और दिशा, ये दोनों के दोनों बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, मतलब तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपको ऐसी कोई क्वांटिटी दी गई है, जैसे एग्जाम्पल, अगर आपको ये बोला गया है आपके फ्रेंड ने कि तुम उत्तर की दिशा में चलते हुए आओ। क्या बोला मैंने, अगर तुम्हारे फ्रेंड ने क्या बोला, तू अपने उत्तर की दिशा में चलते हुए आओ, मतलब उसने क्या किया, एक दिशा ली। अब तुम अगले समय पश्चिम तो भागोगे नहीं, या किसी भी दिशा में तो चलोगे नहीं। तुमको जब उसने साफ साफ कह दिया है, या फिर मैप मैप आपको कह रहा है कि नॉर्थ की तरफ जाओ, मतलब डायरेक्शन दे रहा है, आपको जाने की दिशा दे दी, और आप उसी दिशा में अब जाओगे, मतलब क्या हो गया कि ये आपका डायरेक्शन दे दिया। अब दिशा में चल रहे हो, ऐसे 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 जा रहे हो, तो आपका मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा, मतलब नंबर भी आएगा। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, ये नंबर बढ़ते जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो ये ही आपका मैग्नीट्यूड हो गया। और नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो ये आपका डायरेक्शन हो गया। ये दोनों चीजें अगर किसी जगह पे मिल रही है, मतलब हो गया है वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गया? कभी भी अगर वेक्टर या स्केलर पूछा गया तो आपको आ जाएगा टू नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, वो क्वांटिटी को क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखो, वेलोसिटी दिया है, एक्सीलरेशन दिया है। एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, देखो ऐसे ऐसे करते हैं। ये एक्सीलेटर क्या करता है, आपकी स्पीड को कम या ज्यादा करने का काम करता है। जैसे ही आप एक्सीलेटर को ज्यादा दोगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। ये भी क्या, किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी के ऊपर। अब यहाँ पे वेलोसिटी इसका लगा गया क्योंकि एक्सेलरेशन भी दिशा के ऊपर निर्भर कर रहा है, और इसीलिए ये सब भी आपको कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और ऐसे बहुत सारे आगे और भी है, फोर्स भी हो गया, टॉर्क हो गया, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स है। अब दूसरा हम लोग आखिरी तीसरा, ये जो है ये दो क्वांटिटीज के बारे में तो आपने पढ़ चुका है, पर तीसरे क्वांटिटी के बारे में आपने नहीं पढ़ा। तीसरे क्वांटिटी को टेंसर क्वांटिटी का है। टेंसर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनके अंदर में एक मैग्नीट्यूड भी होता है और दिशा भी होती है। जैसे कि एग्जांपल देखो, हमारे घर में करंट है, सिंपल लॉजिक है, सिंपल एग्जांपल देगा आपको, आपको समझ में आ जाए कि क्या बोलो। हमारे घर में करंट है, वायर है, वायर को हम लोग एक बल्ब से कनेक्ट कर कर, एक यहाँ में आप एक बल्ब है, और यहाँ में यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका वायर लगा था, बराबर। यहाँ पे तुम्हारे हाथ में बटन है, इस बटन को जब दबाते हो तो बाजू वाली के घर की लाइट रहती है। तुम्हारे घर की ये वायर से कनेक्टेड जो वायर है, इस वायर ने इस बल्ब को जलाया, मतलब बटन की वजह से ये एक दिशा बनी। दिशा बनी तो हम लोग ने पहले से पढ़ा है कि जब भी आप करंट ऑन करते हो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इसी दिशा में बढ़ेंगे, और इसी दिशा में बहते हुए बल्ब जो है, इस बल्ब को ही चलाएंगे।
मतलब डायरेक्शन है। अब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ नंबर होगा करंट का, 10 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। यहाँ मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। बट फिर भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या बोला गया, टेंसर क्वांटिटी में दोनों चीजें होती है, पर हम लोग उसे स्केलर कहते हैं। अब इसे स्केलर कहने का रीजन क्या है, इसके अंदर में ये वेक्टर एडिशन लॉ को ओबे नहीं कर। अब ये वेक्टर एडिशन लॉ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है आपको वेक्टर्स नाम के चैप्टर यानी कि मैथमेटिकल मेथड्स नाम के चैप्टर में है। अब ये वेक्टर क्या, अरे ये वेक्टर एडिशन लॉ होता क्या, सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। तो देख लो, अगर आपने करंट को देखा, जैसे यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, ये हो गया उसका क्या, जंक्शन पॉइंट। यानी इस जगह से, जैसे एग्जांपल ये आपके घर के सामने लगा हुआ पोल है, बिजली का खंभा, ये आपके घर के सामने क्या लगा हुआ है, पोल है। एक पोल कम से कम 3 से 4 घरों को बिजली देता है, मानते हो? एक पोल कम से कम 3 से 4 घरों को बिजली देता है। तो जब आप इसको एडिशन करोगे तो डायरेक्टली I1 प्लस I2 प्लस I, ऐसा करेंगे, ऐसा इसको बांटेंगे नहीं। अब ये थोड़ा समझने की कोशिश करो, क्योंकि डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मैथमेटिकल मेथड्स या वेक्टर्स नाम के रखा। तो ये जो लॉ है, ये लॉ को अगर ओबे नहीं करता, मतलब वो क्या है आपका, ये कि वो एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी ही है। ऊपर में हम लोग 2 वेक्टर क्वांटिटी पढ़े ना, ये सब के सब ओबे करते हैं उस लॉ के सारे नियम, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको उस चैप्टर में मिल जाए। अभी इसी जो कि खुदाबिला के लिए तैयार रखो कि ये ओबे नहीं करता वेक्टर एडिशन लॉ। अब यहाँ पे ये चीजें हो गई। अब आपको यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होगी ये समझो। फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिसको किसी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ रहा है अपनी वैल्यू को निकालने की। मतलब समझना है, ऐसी क्वांटिटीज जिनको अपनी वैल्यू को निकालने के लिए पहले अपना उत्तर या फिर अपना आंसर फाइंड आउट करने के लिए खुद के ही इसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। एग्जाम्पल, ये हो गया आपका पेन, इस पेन को गिनना है, क्या करोगे, सीधी सीधी मीटर स्केल लोगे, यहाँ पे लगाओगे, हाथ से गिन लो, बराबर है। इसके लिए पर्टिकुलर स्केल बनी है जिसको क्या बोलेंगे, मीटर स्केल, होता है कि नहीं। अब ये एक प्रकार से एक डायरेक्ट क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि इसकी लेंथ निकालने के लिए मेरे को किसी और दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा है। इसके लिए हम लोग ने ऑलरेडी मीटर स्केल इन्वेंट किया है और उस मीटर स्केल का यूज करके डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ जिसके ऊपर डायरेक्ट डिपेंड नहीं। सपोज ये पेन है, इस पेन की वैल्यू को मेरे को यहाँ से निकाल लिया। अब इस पेन को यहाँ से वहां फेंकना है, क्या करना है, यहाँ से वहां फेंकना है। अब यहाँ से वहां फेंकने के लिए कोई मेजरेबल अमाउंट नहीं है हमारे पास, यानी कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है या फिर ऐसी कोई तराजू या मीटर स्केल, ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी वजह से यहाँ से ये पेन वहां फेंका। तो इस पेन को वहां फेंकने के दौरान आपको कितनी स्पीड से फेंका, कितने दूर तक गया, कितने टाइम में पहुंचा, इन सब के लिए आपको डायरेक्ट निकालने हैं। स्पीड अगर आपको निकालनी है तो आपका पास डायरेक्ट, जैसे एग्जाम्पल यहाँ से फेंका मैंने वहां, और यहाँ से वहां तक कितने देर में गिरा, इसके लिए हमारे पास क्या है, घड़ी। घड़ी देखो, घड़ी में ऐसा फेंक दिया, फेंकने के बाद सेकंड टाइम चालू कर दो, सेकंड टाइम के अनुसार जैसे ही पेन गिरेगा आप स्टॉप वॉच से स्टॉप कर, बराबर है। तो उससे जैसे ही घड़ी का सेकंड काटा जैसे घूमेगा, आपको समझ जाएगा 10 सेकंड में पहुंचा, 20 सेकंड में पहुंचा, 30 सेकंड में पहुंचा। ये भी आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। बट अगर ये पूछा है कि कितने स्पीड में वहां पहुंचा, क्या बोल रहा मैं, यहाँ से वहां तक कितने स्पीड में पहुंचा, तो आपके पास उसके लिए कोई भी ऐसा क्वांटिटी नहीं है कि डायरेक्टली स्पीड मेजर कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली पहले यहाँ से वहां तक का डिस्टेंस देखना पड़ेगा, बराबर। फिर यहाँ से हम जो फेंका वहां कोई कितने देर पे पहुंच गया, इसका टाइम लगाना पड़ेगा। फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम करना पड़ेगा, यानी 2 क्वांटिटी का यूज करना पड़ा। पहला क्या है, डिस्टेंस, दूसरा क्या है, टाइम। ये 2 क्वांटिटी का यूज करके ही आपको क्या मिलेगा, स्पीड। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड रहना पड़ा है उनको डिराइव क्वांटिटी है। तो क्वेश्चन ये आता है कि आखिर फंडामेंटल क्वांटिटीज है कितने। तो आप हमेशा याद रखना कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ओनली एंड ओनली 7। पूरी दुनिया में हर एक जगह इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा कोई और 8 भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं। मतलब हमारे पास डायरेक्टली मेजर करने के लिए सिर्फ 7 ही ऐसे क्वांटिटीज है जिनको हम लोग देख के और उनका इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है कि ऐसे ही बस मेजर कर सकते। जैसे कि अगर किसी पर्सन का टेम्परेचर गिरना है, तो टेम्परेचर गिरने में क्या करते हैं, तो उसको हम लोग घंटी पे रख देते हैं क्या, नहीं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर से क्या कर सकते हैं, उस बॉडी का टेम्परेचर डायरेक्टली माप सकते हैं और सामने वाले पर्सन को इतना सेकंड बता सकते हैं कि भाई तेरा ये टेम्परेचर, बराबर है। इसके लिए कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है, कुछ डिजिट लगाना पड़ता है, कुछ मैथ लगाना पड़ता है, कुछ भी नहीं। जब ऐसा नहीं करना पड़ता मतलब वो क्या है, एक प्रकार से फंडामेंटल क्वांटिटी है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया क्या?
ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद जो न्यू टॉपिक है, जो यूनिट्स, टॉपिक का नाम और आपका चैप्टर का नाम का अब पहला अध्याय हमारा वन शुरू होता है कि यूनिट्स के बारे में पढ़िए। तो चलिए देखिए, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का वो है यूनिट। अब यूनिट मतलब क्या है? यूनिट मतलब मैंने स्टार्टिंग में आपको लिख के दिया है एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी जिनके हम लोग मेजर कर सकते। अब यहाँ पे वर्ड यूज किया है, वो वर्ड बिल्कुल ध्यान से याद रहना और अंडरलाइन कर लेना सेम राइट। मतलब क्या है, एग्जाम्पल के ध्यान सुंदर एग्जाम्पल भी आपको बोर्ड में दिया है, जैसे कि 1 किलोग्राम आपको यहाँ लिख रहा हो। अगर आपको 1 किलोग्राम ये वजन है, तो आप क्या इसको 1 सेंटीमीटर के साथ ये कर सकते थे कैलकुलेट। 1 किलोग्राम 1 सेंटीमीटर, ये दोनों एक दूसरे अलग अलग क्वांटिटी है। अगर आपको किसी को गिनना है तो आपको सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज लेनी पड़ेगी। अब सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज मतलब कैसी होगी, जैसे आपने एक सेड 1 किलोग्राम होता है, तो उसी ग्राम से रिलेटेड कोई वर्ड लेना पड़ेगा जिसको हम लोग ग्राम कहेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान देना कि फिजिकल क्वांटिटी यानी क्या, वही जो ऐसी क्वांटिटीज जो हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं उन क्वांटिटीज को। अब सिंपल बात है, जैसे एक पेन, अब पूरी दुनिया में क्या एक ही पेन है क्या? हजारों पेन है। अगर किसी ने बोला कि 1000 पेन गिनो, तो नंबर ऑफ पेन हो गए। अब ये नंबर ऑफ पेन मतलब क्या हो गया, आपका मैग्नीट्यूड। ये नंबर ऑफ पेन्स आपका क्या शो करेगा, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर। और फिर क्या है, नंबर ऑफ पेन्स को छोड़ दो, अब यूनिट के बारे में आई। यूनिट का मतलब कौन आ गया, कोई भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब कौन, जैसे कि एग्जांपल मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, कोई भी, ये क्या है स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी। या फिर कुछ भी, या फिर वेलोसिटी होगी, ये भी आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। तो यहाँ पे उसके बाद कौन आएगा, मल्टीप्लाई करोगे उसके वेलोसिटी यानी यूनिट के साथ। जैसे एग्जांपल तुम 10 किलोमीटर चले, अब यहाँ पे 10 मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड यानी कि नंबर। किलोमीटर मतलब क्या है, आपका यूनिट, क्योंकि वो क्या दे रहा है, डिस्टेंस दे रहा है, लेंथ दे रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे 10 मतलब कौन, यूनिट, अपना मैग्नीट्यूड। किलोमीटर मतलब कौन, यूनिट। इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या मिलेगा, एक फिजिकल क्वांटिटी। मतलब समझ गया क्या, हम लोगों ने इसके पहले से देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं। पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के सामने नंबर अगर लगा दो, तो वहां से आपको यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मिल जाए। एग्जाम्पल के जरिए इसमें एक फॉर्मुलेटेड स्ट्रक्चर दिया है। क्यू से रिलेट किया है आपके फिजिकल क्वांटिटी दिया था, एन से रिप्रेजेंट किया है आपके मैग्नीट्यूड को, और यू से रिप्रेजेंट किया है आपके यूनिट। तो इस तरह से फॉर्मूला क्या बन गया, क्यू इक्वल्स टू एम ई। और ये फॉर्मूला दिमाग में रख दो, क्योंकि आगे के टॉपिक्स में इस फॉर्मूले का काफी ज्यादा यूज है। तो यहाँ तक ये समझ गया कि कैसे क्यू को स्ट्रेटली लिखा। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल दे लो। जैसे कि मान लो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 1 किलोग्राम लिया, राइट हैंड साइड में मैंने क्या दिया, 1000 ग्राम लिया। अब यहाँ पे सिंपल बात है, इसके बारे में मैं स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स भी बताऊंगा कि कितने प्रकार की यूनिट होते हैं। तो ऑलमोस्ट आपके पास 4 की यूनिट है, उसको डिस्कस करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि क्या किया है। देखो यहाँ पे 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम को हम लोग एमबीएस सिस्टम में, कौन सा सिस्टम कहते हैं, एमबीएस सिस्टम। यहाँ पे आपके पास क्या दिया है, ग्राम, उसको हम लोग कहते हैं सीरियल सिस्टम। क्या कहते हैं, सीरियल सिस्टम। अब ये सीरियल क्या है, इसका फुल फॉर्म वगैरह आपको आने वाले अगले टॉपिक में आपको पता होगा। अभी से बता हम लोग कि ये दोनों के दोनों एक ही प्रकार के सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज है। मतलब ये भी मास है, ये भी मास है, ये समझ लो। अगर किसी भी क्वांटिटी को आपको मेजर करना है तो वो सेम काइंड के होने चाहिए, एक तरह के। एक ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, एक तरह के होने चाहिए। जब भी वो एक तरह के होंगे तभी आप उनको क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक प्रकार से क्या किया है, दोनों को कंपेयर किया है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम मतलब कंपेरिजन है। तो अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना है तो वो सेम काइंड के होनी चाहिए, एक तरह के। जब एक तरह के रहेंगे तभी आप उनको क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। एक तरह के नहीं रहे, जैसे एग्जाम्पल एक है 1 किलोग्राम, एक है 1 किलोमीटर, क्या ये दोनों चीजें एक तरह की है क्या, नहीं। ये एक तरह की नहीं है, इसलिए हम लोग उनको 1 किलोग्राम इक्वल टू 1 लीटर या 1 किलोमीटर नहीं लिख सकते। तो जब कोई भी क्वांटिटी एक तरह की होगी उन्हीं को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला में लिखा है, देखो N1 U1 इक्वल टू N2U। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल में याद रखना पॉइंट, N1 U1 को आप एमकेएस सिस्टम को डाल कर रख दो, N2U2 को आप सीरियल सिस्टम को नाम दे दो। ये कोई ऐसा बुक में लिखा हुआ नहीं है, मैंने आपको आगे की न्यूमेरिकल्स है जो इस टॉपिक पे रहेंगे तो आपको पहले से बता दिया कि ऐसा अगर आप करोगे तो आपको ये एन, क्योंकि कभी कोई क्वेश्चन मोस्टली कैसा आता है, एन क्या वैल्यू है, एन की वैल्यू पता करता हूँ, कौन सा एन वैल्यू पूछा है, तो आप पहले से अगर उसको बता दोगे कि हमने एन के एस को N1 बोला है, सीजीएस को N2 बोला है, तो आपको ये निकालना आसान जाएगा, यानी फॉर्मूला निकालना आसान। दूसरा, आपका जो एन है, एन ए मैग्नीट्यूड है, ये हमेशा आपको यूनिट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन देता है।
कैसे रहता है, ये हमेशा आपकी यूनिट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। जैसे देखो यहाँ पे अगर आपका 1 किलोग्राम है, ये किलोग्राम का एक जो है आपका यूनिट जो है, अब यहाँ पे 1 और ये 1000, ठीक है। यहाँ पे दोनों में चेंजेस क्या हो गया कि आपका यूनिट जो है वो अभी बढ़ेगा, देखो यूनिट बढ़ेगा नहीं, पर आपका अगर यूनिट बढ़ेगा तो आपकी एन के नंबर कम होगा। एग्जाम्पल देखो, यूनिट को मैंने क्या कर दिया, एम्पियर सिस्टम में रख दिया, यूनिट को क्या कर दिया, एम्पियर सिस्टम। इधर देखो नंबर कितना आ रहा, 1, बराबर है। अब यूनिट को मैंने घटा दिया, मैंने कम कर दिया, तो ये देखो ग्राम में लिखा, तो आपके पास देखो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा, 1000 आ रहा। मतलब इससे क्या प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होता है कि आपका मैग्नीट्यूड और आपका यूनिट ये एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मगर यानी मतलब क्या, अगर आपने मैग्नीट्यूड बढ़ाया तो आपका यूनिट घटेगा, और अगर आपने यूनिट बढ़ाया तो आपका मैग्नीट्यूड घटेगा, और इस तरीके से ये आपकी क्वांटिटी होती है। अब हमने जो पहले आपके टॉपिक में क्लासिफिकेशन वाला पार्ट पढ़ा था, उस क्लासिफिकेशन के पार्ट में हमने ये देखा था कि किस तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी। उन फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है टोटल, 7। अब वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती है, ये मैं यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज है मास। मास को किस पे गिना जाता है, किलोग्राम। उस किलोग्राम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी उसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, किलोग्राम, केजी। ए बड़ा जी छोटा, याद रखना, दोनों का दोनों बड़ा मत लिख देना। ये आपका कैपिटल होगा तो जी आपका स्मॉल लेटर में होगा। उसके बाद आता है कौन, लेंथ, दूसरा फंडामेंटल यूनिट। इसको कैसे गिनेंगे आप, मीटर के साथ, मीटर का एम छोटा, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी आता है, टाइम। टाइम को किसमें गिनते हैं, सेकंड में। इसको एस लिखो या एस की सी लिखो, एक ही होगा। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर यानी तापमान। तापमान को गिना जाता है किसमें, केल्विन में। भले हम लोग डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, पर फंडामेंटल क्वांटिटी का, मेजरेबल क्वांटिटी का यूनिट जो है उसका केल्विन है, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल के से। दूसरा आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, चमक, लाइट। ये लाइट को हम लोग कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कहते हैं सीडी। कभी भी इसका यूज नहीं किया गया है, पर एक फंडामेंटल क्वांटिटी का प्रॉपर्टी। और ये यूज भी होता है तो हायर फिजिक्स के यूज होता है, जो आपको अभी कोई काम का नहीं है। फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मतलब कौन, इसका फंडामेंटल क्वांटिटी होता है एम्पियर। अब एम्पियर में किसको मिलते हैं, कैपिटल ए। ये आपका यूनिट्स या फिर उसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन याद रखो, क्योंकि गलती से भत्ता को क्लिक मत देना। यहाँ का कैपिटल ए चाहिए, स्मॉल ए लिखोगे तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एसिलेशन के लिए करते हो। यहाँ पे गलती से स्मॉल ए मत लिख देना, ठीक है। फिर लास्ट आता है कौन, क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब ये क्वांटिटी ऑफ मैटर का हमारे फिजिक्स में मोस्टली यूज नहीं है। इसका जो यूज होता है मोस्टली आपका किसमें होता है, केमिस्ट्री में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मोल्स। अब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है NaOH। अब मुझे लगता है कि आज मैंने आपको जो शॉर्टली पूरा इसका रिप्रेजेंटेशन बताया अबाउट द यूनिट्स एंड डायमेंशन का, वो आज से समझ गया होगा। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में कनेक्टेड रहिए, ताकि आपको इसके आगे के टॉपिक को भी इस तरह से वन बाय वन समझा सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।